कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। मिला? मिला कुछ? नहीं मिला? जी मिला। कुछ मिला। हालांकि उसमें कुछ है नहीं। बात यही है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। उसमें एक बात उन्होंने ये मतलब जैसे मैंने सर्च किया तो उसमें एक चीज और जो मिली वो ये है कि प्रेशर की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रेशर जब खुद बढ़ेगा, ठीक है, तो किसी एक बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। उसके पास दो चॉइस होती है कि एक वो सॉलिड को प्रेफर करे, दूसरा लिक्विड को प्रेफर करे। तो जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो सॉलिड को प्रेफर करता है, इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है। तो किसी भी एरिया में सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा कम होगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो वो किसको प्रेफर करता है? सॉलिड को प्रेफर करता है ना। सॉलिड को क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि वॉल्यूम उसका कम है तो उसको प्रेशर तो गैसेस का ही होगा ना, तो उन गैसेस को और ज्यादा एरिया मिल जाएगा अपने रहने के लिए। अगर उन्होंने लिक्विड को प्रेफर कर लिया तो लिक्विड बड़ा हो जाएगा, तो एरिया उनका छोटा हो जाएगा गैसेस का। तो इसलिए सॉलिड को प्रेफर करते हैं। तो एक बात थी, बट ओवरऑल ये भी तो एक प्रॉपर्टी ही हुई ना उसकी। तो ये क्यों होता है? तो है उसकी प्रॉपर्टी, तो बस। ठीक है, तो सीधे सोकर उठ के आज आना हुआ है। सीधे उठे, सोए और ये हुआ कि चलो आज क्लास भी ले ही लेते हैं। ठीक है, शुरू करें। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ने वाले हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। नाम सुना है? नाम सुना है। आपकी इरेगुलरिटीज क्यों है फिर? आप कभी आ जाते हो, कभी चले जाते हो। अच्छा, आप ऑनलाइन पढ़ते हो क्लास में? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, तब ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ते हो ना। मतलब मेरा रियल कंसर्न बस यही था कि ऐसे कैसे समझ में आ रहा है कि कभी आए कभी नहीं आए, तो फिर ऑनलाइन आप कर लेते हो। बात ठीक है, एक ही बात। ठीक है। तो खैर, ये एक अच्छी बात है ऑनलाइन होने से। ये एक अच्छी हो जाती है कि अगर इन केस कभी क्लास क्लास मिस हो जाए तो वो आपका लॉस नहीं होता उसमें। अगर डेडिकेशन है तो रात में या कभी भी बैठ के उसको कंप्लीट कर लेना होता है। ठीक है, चलो शुरू करें या फिर अभी और कोई आ रहा है? तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ने वाले हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स को शुरू करें इससे पहले ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है डेली, मिल जा रहा है ना डेली, ठीक है। तो इसमें लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, तो वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन द explain the major features of the ocean floor and describe the key factors that control the distribution of salinity in the ocean water. Further, discuss the various factors that influence the temperature distribution on the Earth's surface. How do these factors vary across different latitudinal zones? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे ना। ये कुछ क्वेश्चंस और भी हैं तो ओशन करंट को लेकर के हैं। तो व्हाट्स द ओशन करंट, डिस्कस द टाइप्स एंड एक्सप्लेन द हाउ द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड द इकोनॉमी ऑफ द कोस्टल रीजन। है ना, इकोनॉमी ऑफ द कोस्टल रीजन बोल दिया तो फिशरीज वाला सेक्शन इसमें आ जाएगा। वही फिशरीज वगैरह के लिए, प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। एग्जामिन द मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट। हाउ डू दीज फैक्टर्स इंटरेक्ट टू शेप द ग्लोबल ओशनिक सर्कुलेशन। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि मेजर फैक्टर्स आपको बताने हैं टू डिटरमाइन द स्पीड एंड द डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए वो सारे फैक्टर की सैलिनिटी, वो मतलब टेम्परेचर, एवापोरेशन, और आप ये कह सकते हैं ये रेनफॉल, ये सारे फैक्टर बनेंगे जो स्लोप बना देंगे। स्लोप बनाएंगे तो फिर उसी डायरेक्शन में वो बहने लगे, ठीक है। ओशन करेंट्स मूव्स वाटर हॉरिजॉन्टली बट टाइड्स causes the vertical water movement. What are tides and why they are important? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी के हैं जो कि पहले से ही लिखे हुए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस बताइए, तो अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल फीचर्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। दूसरा, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, सॉरी, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम। हाउ डज दिस स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द जियोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज द अर्थक्वेक एंड द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो ये आपको दोनों है जो वो करनी है। ठीक है, इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला सेक्शन, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा अभी जब आप चेक और वोल्केनिक करप्शन आप कर लेंगे तो वो और में एड ऑन हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिए हैं इसलिए क्योंकि आज लिखें ना लिखें, जब भी लिखें तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। जब एक कभी भी मैंने उस दिन बताया था आपको, आंसर राइटिंग में क्या है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो कभी भी ऐसा मत करना अभी शुरुआत में कि हम बिना देख के देखें कितना लिख पा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि आप नॉलेज को एनहेंस नहीं करेंगे।
जितनी नॉलेज है उतने के बेसिस पे ही आप लिखेंगे और फिर उतने में ही अपना बेस्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमेशा थोड़ा सा अभी इस स्टेज पर आपको पढ़ना चाहिए पहले, ठीक है। गूगल से पढ़िए, बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, जहाँ से भी, मतलब नोट से पढ़ के आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। फिर और भी कुछ कुछ पढ़िए उसके बारे में, जब पढ़ लें उस टॉपिक के बारे में। अलग से मैं पूरी बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आंसर राइटिंग करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ें। जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो कुछ आपको पॉइंट नए मिलेंगे ही नहीं, कुछ भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर हम चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहले मैं बता दूं, प्लेट टेक्टोनिक्स जो मैंने बोला, ये हमारा अल्टीमेट एम होगा कि हमें प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना है। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिखने को लिख सकता हूँ, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तन की, ठीक है। तो लिखने को मैं लिख सकता हूँ, बट इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ और थ्योरीज पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम फाइनली प्लेट टेक्टोनिक्स पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी आएगी इसमें, उसका नाम होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम इसमें दो थ्योरीज मेनली पढ़ेंगे पहले। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट शब्द को आप लोग समझते हैं? ड्रिफ्ट शब्द को पानी में बताया था मैंने, स्लो मूवमेंट, वेरी स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर स्लो मूवमेंट है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि सर कॉन्टिनेंट का स्लो मूवमेंट, मतलब कॉन्टिनेंट भी बहुत धीमे धीमे मूव करते हैं। तो अगर वो धीमे धीमे मूव करते हैं तो इट मीन हम इस पूरी थ्योरी को नाम रख रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर करंट नाम नहीं लिखा है क्योंकि तेज मूव नहीं करते। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत theory, या तो आप लिख सकते हैं महाद्वीपीय, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और दूसरा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। यानी कि सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। तो ये दो थ्योरीज हैं, पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्लेट टेक्टोनिक्स में आएंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर के अंदर हम इनको बेस की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक, समझ गए। तो फिर उसके बाद तीसरी थ्योरी होगी आपकी प्लेट टेक्टोनिक की, जो मेन थ्योरी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ। तो देखो बेटा, आज से बहुत पुरानी अगर हम बात करें, आ, या फिर हम आज की अगर बात करें, तो आज हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? आज अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो आज की जो हमारी अर्थ है, वो हमें 7 कॉन्टिनेंट दिखते हैं इसमें। हमारी अर्थ में आज 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं। आप ये बात जानते हैं कि सर हमारी जो अर्थ है, अगर हम इस तरीके से अर्थ को ले लेते हैं, तो यानी कि ये वाला हिस्सा है जो, और ठीक है, ये इस तरीके से आप मान लीजिए। और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एक नॉर्थ अमेरिका, दो साउथ अमेरिका, तीन आपका अफ्रीका, चौथा आपका एशिया, पांचवा आपका यूरोप, यहाँ पर ही आ जाएगा यूरोप, यूरोप एशिया, ठीक है। छठवां आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां, सातवां एंटार्क्टिका, ठीक है। सातवां एंटार्क्टिका, ठीक है। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने ये बात कि अंटार्कटिका के ऊपर इधर आर्कटिक सर्किल है, तो उसको क्यों नहीं बोल रहे कॉन्टिनेंट?
तो यहाँ पर भी तो आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, तो उसको क्यों नहीं बोल रहे कॉन्टिनेंट? या आर्कटिक सर्किल और एंटार्क्टिक सर्किल दो आते हैं ना, जैसा नीचे वैसा ऊपर, ऊपर वाले को हम कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बोल रहे, नीचे वाले को ही कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं? कभी ध्यान दिया इस बात पर? खोदोगे, ऊपर तो सब सागर है, पानी बर्फ जमी हुई है मतलब, लेकिन जब वहां खोदोगे ऊपर तो नीचे नदियां मिलेंगी, सागर मिलेगा। यहाँ खोदोगे तो जमीन मिलेगी, ये कॉन्टिनेंट हो गया। कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? जमीन के टुकड़े को। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं। ठीक है, शुरू से अगर हम कहें तो ये ऐसा नहीं था। जब बेटा पृथ्वी बनी होगी, ठीक है, जब अभी लिखो उसको मत, ठीक है, मेरा लिखना चाहो लिख लो, वैसे कुछ नहीं है, मैं सब लिखा दूंगा, या ठीक है लिखते चलो साथ साथ, थोड़ा बहुत दिमाग चलता रहता है उससे। जब हमारी पृथ्वी बनी होगी, अर्थ बनी होगी, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये सर आपका गोला रहा होगा, फिर धीमे धीमे करके ये ठंडा हुआ, और ठंडा हुआ जिसमें से, तब एक मान लो कि दूध को मान लो आप, है ना, अब दूध है, आप गर्म करते हो, उसके बाद उसको आप ठंडा कर देते हो, तो ऊपर की जो लेयर रही होगी वो कैसी, मलाई जम जाती है ना, जैसे मलाई जम जाती है वैसे ये भी धीमे धीमे ठंडा हुआ होगा, तो ऊपर लेयर बनी होगी। तो सोचते हैं कि आग का गोला ठंडा होने पे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर समझ में आता है कि सर ऊपर ऊपर एक लेयर समझ में आता है कि बन गई होगी, क्योंकि ऊपर उसका एटमॉस्फेयर में अट्रैक्ट से इंटरेक्ट किया, और जब एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन होगा तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर है जो बन गया होगा। लेकिन अभी भी एक सवाल उठता है कि सर अगर ऐसा है तो क्या रहा होगा जिसकी वजह से कुछ जगहों पर हमें पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, कुछ जगहों पर हमें प्लेट्यूज देखने को मिल जाते हैं, कुछ जगहों पर हमें कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चक्कर है कि कुछ जगहों पर तो दिख रहे हैं और कुछ जगहों पर नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो ये सवाल है जो वो अभी भी हमारे पे पूछे हुए हैं। तो यहाँ से क्योंकि ये क्वेश्चन बने हुए थे, और जिससे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सर जब ये अर्थ हमारी पहले क्या है, आप ये कह सकते हो कि फायर बॉल है, ठीक है, एक आग का गोला है, और फिर उसके बाद ये ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर बने, आप कह सकते हो, और कुछ सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड हम कह सकते हैं, सेमी लिक्विड, इस तरीके के स्ट्रक्चर बने, है ना, ये ठंडा हुआ धीमे धीमे तो इस तरीके का बना, इतना तो समझ में आ रहा है। बट क्या कारण है कि माउंटेन बन गया, क्या कारण है कि प्लेट्यू बन गया, ठीक है, क्या कारण है आपका माउंटेन बना, प्लेट्यू बना, आपका कॉन्टिनेंट बना, कहीं बना कहीं नहीं बना, तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर क्यों दिख रहे हैं, ये सवाल दिमाग में अभी भी आता है। तो जब ये सवाल आया तो फिर उसके बाद रिसर्च होना शुरू हो गई। जब बेटा ये रिसर्च होना शुरू हुई तो सबसे पहले एक जर्मन व्यक्ति थे जिनका नाम था वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, और इस जर्मन व्यक्ति ने कुछ बुक्स में 1912 लिखा रहता है, कुछ में 1924 लिखा रहता है, हम 1924 मानेंगे। 1924 में सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर आए, और उन्होंने एक है जो वो थ्योरी दे डाली, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो अब सबसे पहले वैगनर की वैगनर की या पहला नंबर डाल लीजिए, क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, एनसीईआरटी में 24 लिखा रहता है, लेकिन कुछ बुक 312 कहते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, खैर अब मैं सबसे पहले आपको इनकी कहानी बताता हूँ। तो ये व्यक्ति कौन है? बड़ा महान व्यक्ति है ना, और आप कह सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी के नाम पे सबसे बड़ा नाम अगर कोई आता है तो अल्फ्रेड वेगनर का नाम आता है। ठीक है, बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी में इनको याद किया जाता है, पूरी क्लाइमेटोलॉजी हमने खत्म की, इनको नहीं याद किया, है ना, योगदान तो था ही, क्योंकि रियल में अगर देखा जाए तो ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट, अल्फ्रेड वेगनर एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, और क्योंकि वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे तो इसलिए अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो वो रिसर्च कर रहे थे, तो आपको पता है हमने पढ़ा है कि सर क्लाइमेटोलॉजी से हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ पर जिस जगह पर जिस तरीके की वेजिटेशन मिल रही है, उससे हम आइडिया लगाते हैं वहाँ का वेदर ऐसा होगा। इस तरीके की कुछ रिसर्च ये लोग अपना कर रहे थे, और रिसर्च के दौरान
इन्होंने एक चीज पाई, इनको कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने देखा कि भाई ये जो अर्थ है, तो अर्थ का ये वाला हिस्सा है जो ये होता है ट्रॉपिकल हिस्सा, और ऊपर वाला होता है ये टेम्परेट हिस्सा। ठीक है, ये टेम्परेट हिस्सा हो रहा है। तो बेसिकली वैसी यहाँ पर क्योंकि सन का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो इस जगह पर जो वेजिटेशन होंगी एक फिक्स टाइप की होंगी। और यहाँ पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सन की स्लैंट रेज मिलती है, या हम कहें यहाँ पर सन की स्लैंट रेज मिलती है, तो यहाँ पर भी अलग होगा। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, इस जगह पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साउथ वाले हिस्से में इनको कुछ वेजिटेशन ऐसी मिली जो कि ट्रॉपिकल एरिया की होनी चाहिए थी इनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। इनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रॉपिकल एरिया की होनी चाहिए थी, यहाँ होनी नहीं चाहिए थी, यहाँ कैसे आ गई। दूसरी बात, ये जब रिसर्च कर रहे थे तो नॉर्थ अमेरिका का जो आप जानते हैं कि ये वाला हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है, यहाँ पर भी इनको कुछ ऐसी वेजिटेशन मिली जो ट्रॉपिकल हिस्से की होनी चाहिए थी। अब इनका कंफ्यूजन बढ़ गया कि यार अभी तक हम लोगों ने स्टैब्लिश किया, यहाँ ये मिलती है वेजिटेशन, यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर सन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का अपना एक रोल है। कि वैसे हमने भी पढ़ा कोपन का, और ये सब हम लोगों ने पढ़ा, तो वही सब चीजें चल रही थी। और ये तो लॉजिक भी बैठता है कि भाई राजस्थान में क्यों क्यों कैक्टस मिल रहा है, क्योंकि वो कम पानी में सर्वाइव कर लेता है। कम पानी में सर्वाइव करने वाली जो चीज है वो वहां पर ही मिलेगी जिस जगह पर बारिश कम होती है। बल बात थी। अब चीजें तो ठीक चल रही थी, ठीक है, चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन यहाँ से इनका कंफ्यूजन बढ़ गया। जैसे इनका कंफ्यूजन बढ़ा तो इन्होंने इस पर स्टडी किया, और इन्होंने ये दो निष्कर्ष पर निकले। इन्होंने फाइनली दो निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष का मतलब है कि इन्होंने दो कंक्लूजन निकाले, और दो कंक्लूजन में एक तो कंक्लूजन ऐसा निकाला उन्होंने, इन्होंने कहा कि उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि ये टॉपिक्स जो हैं ये आपस में अदला बदली करते रहते हैं, है ना। इन्होंने कहा कि ये जितने भी कटिबंध हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये क्या होते रहते हैं, अदला बदली करते रहते हैं। कभी ये यहाँ हो जाता है, कभी वो वहां पहुंच जाता है। ये बहुत पहले की बात है, जब बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब की बात है। तो ये कभी यहाँ पहुंच जाता है, कभी वहां पहुंच जाता है। एक तो ये होता है। तो इन्होंने एक पॉसिबिलिटी बनाई कि ट्रॉपिक्स इंटरचेंज इटसेल्फ, ठीक है, आपस में ये अदला बदली करते रहते हैं। एक चीज ये। दूसरी इन्होंने और इसका कंक्लूजन निकाला कि दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, ये पूरा जितना भी लैंड, क्योंकि ये सब कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जमीन के टुकड़ों में ही करेंगे, पानी में जाकर तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा जो निष्कर्ष निकाला, वो उन्होंने निकाला कि या तो ये हो सकता है कि ये सारा का सारा जमीन का टुकड़ा कभी एक जगह पर रहा होगा, और आज ये इधर उधर पहुंच गया है। इसलिए ऐसा हुआ है कि जब कभी एक साथ था, यानी कि यहाँ पर रहा होगा, और जब यहाँ पर रहा होगा तो सारी वेजिटेशन इस जगह वाली यहाँ पर मिल रही है, और फिर वो ऊपर चला गया। तो जो अब वहां मिल रही है वो बाद की वेजिटेशन है, और जो पहले मिली तो पुरानी वेजिटेशन है। ये भी एक लॉजिक बैठ रहा था उनके दिमाग में, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने कहा कि होल लैंडमास वाज अ सिंगल यूनिट। उन्होंने कहा एक समय में पूरा का पूरा लैंडमास है जो वो एक सिंगल यूनिट एक ही रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक दिन सो रहे थे, जगे अचानक से, आइडिया आया। उन्होंने कहा फाइनली मुझे पता चल गया कि क्या हुआ। इन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा मेरा मैं उन्होंने फाइनली सोचा, और सोचने के बाद, अच्छा इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं कि इसको नेगेट क्यों किया। इन्होंने सोचा, और इस पर मतलब दोनों में उन्होंने अपने अपने तर्क बढ़ाए होंगे, तो तर्क लगाने से उनको फाइनली जो आइडिया निकला, उन्होंने कहा कि ये तो नहीं है, लेकिन यही एक बात है जो कि इसकी पॉसिबिलिटी करते हैं। अब सोचो एजम्पशन, मतलब कल्पना के बारे में सोचिए। आपसे अगर मैं कहता हूं कि आप कुछ कल्पना कीजिए, तो आपकी कल्पना क्या होगी? आपकी कल्पना होगी कि सर अगर आज से 100 साल पहले ऐसा हुआ होता, आज से 200 साल पहले ऐसा हो, या आज से 1 साल बाद ऐसा हो जाए, 200 साल बाद ऐसा हो जाए। यही आप इमेजिन कर पाएंगे? इस आदमी ने क्या इमेजिन किया, आज से 22 करोड़ साल पहले, है ना, इमेजिनेशन सोचना। इन्होंने इमेजिनेशन कहा कि आज से
22 करोड़ साल पहले, 22 करोड़ एगो, एक समय ऐसा था जब ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो थी वो एक हुआ करती थी। ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी थी, मतलब सॉरी, ये पूरी पृथ्वी जो थी, इसमें एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और इस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। और बाकी पूरे हिस्से में महासागर था, पानी भरा हुआ था। ठीक है, इन्होंने कहा ये है पेंजिया। ठीक है, और ये है पेंथलासा। ठीक है, ये है पेंथेल्सा, या हिंदी में इसको पेंथलासा लिख देते हैं। ठीक है, ये है पेंजिया और पेंथलासा। इन्होंने कहा सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, और ये पेंजिया क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट है, और ये एक ओशन। इन्होंने कहा पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही ओशन था और एक ही कॉन्टिनेंट था, आज से 22 करोड़ साल पहले। उसके बाद साइंटिस्ट ने पूछा फिर क्या हुआ, आगे आपकी कल्पना क्या कहती है। तो उन्होंने कहा कि 22 करोड़ साल पहले ऐसा था, लेकिन 15 करोड़ साल पहले क्या हुआ, जो 3 करोड़ साल पहले क्या हुआ, ये टूट गया। और जब ये टूटा, 15 करोड़ साल पहले ये टूटा, तो क्या हुआ, ये दो पार्ट में बट गया। ये जो था, ये दो पार्ट में बटा, और एक हिस्सा है जो इसके दो पार्ट कर दिए जाए, तो एक हिस्सा कुछ कुछ ऐसा मान लीजिए कि ऊपर चला गया, और एक हिस्सा है जो वो नीचे हो गया क्योंकि बीच से टूट गया, तो ये दो पार्ट में बन गया। तो यहाँ पे पानी आ गया बीच में। जब दो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे तो पानी है, ये पानी बीच में भर जाएगा, पानी आ गया बीच में। और इस पानी का नाम उन्होंने कहा कि ये हो बना टेथिस सागर। टेथिस। ठीक है, टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर बना ये। और ये बना, ऊपर वाला जो हिस्सा था उसका नाम रखा गया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाले का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया भी बोलते हैं इसको। हाँ, लॉरेशिया भी बोलते हैं। नीचे वाले का नाम रखा गया गोंडवाना। इस शब्द आप लोगों ने सुना होगा, गोंडवाना। गोंडवाना शब्द सुना ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो वैसे ही गोंडवाना लैंड, नीचे वाले का हिस्सा रखा गया, ऊपर वाले का नाम रखा गया अंगारा लैंड, और बीच वाले का हिस्सा रखा गया जैसे सागर। पूछा गया अच्छा 15 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था, तो हाँ जी 15 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ। 15 करोड़ साल पहले ये टूट गया था, तो हाँ जी टूट गया था। हमने कहा आप गए थे, हथौड़े से तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, आप गए थे, पूर्वज गए थे आपके, कैसे पता चला आपको कैसा हुआ। अब लॉजिक की बात आ गई, वो टूटा था ये तक तो ठीक है, आपकी कल्पना है, और कुछ समझ में हमारे पास नहीं है तर्क, जो आप कहोगे हमें मानना पड़ेगा। लेकिन आपने जो लॉजिक दिया, ये 22 करोड़ साल पहले एक था, और फिर 15 करोड़ साल पहले वो टूट गया। ऐसा क्या हुआ कि ये 15 करोड़ साल वाले, मतलब कैसी ठोकर लगी कि ये इतना बड़ा लैंडमास जो आज पूरी वर्ल्ड को बना रहा है, इतने बड़े लैंडमास को आपने जोड़ दिया, फिर उसको तोड़ भी दिया। और अगर इतनी बड़ी चीज को आपने तोड़ा है तो कैसे तोड़ा। उन्होंने कहा कि अच्छा, समझ गए। उन्होंने कहा, मैं बताता हूँ उसका रीजन। उन्होंने कहा कि पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है, और क्योंकि पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है, तो इस ग्रेविटी ने इसको अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू किया। और जब किसी बॉडी को लंबे समय तक आप खींचोगे, तो 22 करोड़ साल से खींचना शुरू किया था, और लंबे समय तक खींचोगे तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ऊपर और नीचे चला जाएगा।
उन्होंने कहा कि ये है जो ये ऊपर किसका, और ये है जो वो नीचे की तरफ, इससे दो भाग में टूट गया। वाह शानदार, ग्रेविटी से तोड़वा दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कैसे तोड़ देगी, ग्रेविटी में इतनी ताकत क्या है। मैंने कहा तुम बता दो कुछ तुम्हारे पास कि क्या हुआ होगा। नहीं, नहीं है तो सुनो मेरी बात, क्या ना, मैं बता रहा हूँ कि ग्रेविटी नहीं तोड़ा है उसने। मैं ठीक है, अगर चलो ठीक है कि अगर ग्रेविटी ने तोड़ा है तो फिर यहाँ से फिर दो पार्ट और भी तो हुए हैं इसके, और एक वेस्टवर्ड मूवमेंट हो गया, तो दोनों वेस्ट की तरफ मूव करने लगे, मतलब ये जो अंगारा लैंड था ये भी तो टूटा है बाद में, और ये वेस्ट की तरफ मूव करने लगा। इसका क्या लॉजिक होगा, तो इसका भी बताता हूँ मैं। मैंने कहा ऊपर चंद्रमा बैठा है, उसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमारी अर्थ है जो वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो जो सेलेस्टियल बॉडी ऊपर बैठी है वो क्या कर रही है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो ये है जो, ये है नतीजा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून का। सन एंड मून, इसकी है कौन ये, क्लाइमेटोलॉजी। ये देखो सारे लॉजिक वाले हैं जो हम पढ़ चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी के लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनको ये अभी तक नहीं समझ पाए कि क्लाइमेटोलॉजी हवा पानी के लिए काम कर जा रही है, उसको उठा लेती है हवा, लेकिन ये पत्थर को तोड़ रहे हैं इससे। ठीक है, तो बस यही इनका फेलियर रहा, इसीलिए इनका पर्याप्त मजाक उड़ा, और समाज में हंसी का कारण बने ये, क्योंकि लॉजिक है जो वो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कह दी जो उससे पहले किसी ने नहीं कही थी। और अगर ये बात ना कह के हंसी ना उड़वाते, तो मान के चलिए कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट फिर इसकी रिसर्च ही ना करते कभी, पता ही नहीं चल पाता कि ये सही में हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ से लेकिन शुरुआत हो गई, और जब यहाँ से शुरुआत हो गई तो चीजें हैं जो वो उस पर सारी चीजें लग गई। तो दो बातें जो इन्होंने बताई वो क्या है, वो यहाँ पर इन्होंने दो बातें बताई, मतलब लॉजिक जो इन्होंने बताया हाउ इट ब्रेक्स। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिया, तो मैं इसके लॉजिक आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ। तो यही दो लॉजिक है, यही दोनों लिखाने हैं मुझे, तो लिख लिया आप लोगों ने। तो आप लोग इसके बाद अगली हेडिंग ये बना लिए हैं डायग्राम्स, ये सब बन गया, यहाँ तक हो गया। इसके आगे हेडिंग डालिए आप लोग, हाउ दे ब्रेक। ये अचानक से संख्या कम क्यों हो गई, कंजक खाने गए क्या सर, हैं? आप लोग नहीं गए, आप लोगों को नहीं बुलाता अब कोई, बड़े हो गए हैं। और लंगूरों का क्या, लंगूर भी नहीं आ रहे हैं। हम्म, मैंने सुना था कि मतलब हरियाणा के जो लोग होते हैं ना वो काफी जॉली मूडेड होते हैं, जब जो मन करता है वो करते हैं सब। पढ़ना है चलो पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे, तो आप कुछ सर के बल खड़े हो जाओ, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे फिर वो, है ना। तो वो झलक देखने को मिल रही है। आपको जो कहना है जो समझाना है समझा के देख लो, हमको जो करना है हम वही करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, हाउ दे ब्रेक लिखा आपने, देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट इज रीजन, मैं बता रहा हूँ रीजन, रीजन ऑफ ब्रेकेज ऑफ दिस एंजिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, and there was continuous pull, and there was continuous pull from poles, and there was continuous pull, and there was continuous pull from poles, and it got separated into two parts, into two parts. दूसरा लॉजिक, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो gravitational force of sun and moon will attract it from west, from west। ठीक है, पश्चिम की तरफ से उसको अटैक करेगा। आप भी लिख लीजिए कैसे टूटा, कैसे टूटा, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पहला गुरुत्वाकर्षण के कारण,
ध्रुवों पर गुरुत्वीय ताकत अधिक होती है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय ताकत अधिक होती है तथा विषुवत रेखा पर कम होती है। तथा विषुवत रेखा पर कम होती है। कम होती है, और जल्दी जल्दी लिखा करो। कम होती है, पूर्ण विराम। तो ये दोनों तो ये दोनों पोल्स तो ये दोनों पोल्स की तरफ से खींचे गए होंगे। तो ये दोनों पोल्स की तरफ से खींचे गए होंगे और टूट गए होंगे। ठीक है, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट का लॉजिक है। ये इतना इतना ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना होता है कि तोड़ दे उसको। लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि कोई और लॉजिक दे नहीं पा रहा। सेकंड पॉइंट आप लिखिए, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, अगर यहाँ पर लिख के आ जाए चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, एक ही बात है। ठीक है, कभी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो उसमें भी टाइडल फोर्स जो लग रहा है वो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही लग रहा है ना। ठीक है, तो कई बार टाइडल फोर्स भी लिख देते हैं ऐसी। तो चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसे पश्चिम की ओर खींचेगा। इसे पश्चिम की ओर खींचेगा और इस महाद्वीप को तोड़ देगा। और इस महाद्वीप को तोड़ेगा तथा पश्चिम की ओर इसके टुकड़े खिसकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, assumptions ऑफ वेगनर्स थ्योरी। वेगनर की जो थ्योरी है उसके assumptions क्या क्या है। assumptions की बात करें तो इनके दो assumptions हैं। इनके दो assumptions हैं। एक, सबसे पहली बात देखिए, assumptions ऑफ वेगनर थ्योरी। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय लो डेंसिटी सियाल। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय लो डेंसिटी सियाल। वेगनर के सिद्धांत की मान्यताएं। वेगनर के सिद्धांत की मान्यताएं। नाम है, आपका नाम क्या है? फर्मिला, हाँ। वेगनर के सिद्धांत की मान्यताएं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय लो डेंसिटी सियाल। लो डेंसिटी सियाल, whereas ocean are formed by the high density सीमा। ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण कम घनत्व वाले सियाल से हुआ है। महाद्वीपों का निर्माण कम घनत्व वाले सियाल से हुआ है, जबकि महासागरों का निर्माण अधिक घनत्व वाले सीमा से हुआ है। सीमा से हुआ है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, पेंजिया इज फ्लोटिंग ओवर पेंथेल्सा। पेंजिया इज फ्लोटिंग ओवर पेंथेल्सा। इसलिए पेंजिया पूरे पेंथेल्सा के ऊपर तैर रहा है। ओवर पेंथेल्सा। पेंजिया इज फ्लोटिंग ओवर पेंथेल्सा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखिए, अंगारा लैंड, फ्रॉम द अंगारा लैंड। अंगारा लैंड से क्या क्या बना दिया। इन्होंने कहा ये जो अंगारा लैंड है, इसी अंगारा लैंड से क्या क्या बनेंगे। आपका नॉर्थ अमेरिका, आपका यूरोप बनेगा, चाइना बनेगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इससे बनने वाला है। ठीक है ना, इससे बनेगा, चाइना बनेगा, रशिया का कुछ पार्ट बन जाएगा। रशिया रशिया का कुछ पार्ट बन जाएगा। पार्ट्स ऑफ रशिया आप लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है, और इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड है, इससे क्या बनेगा। जो गोंडवाना लैंड है इससे क्या बनेगा। इससे क्या लिख लिख नहीं पाएंगे आप? चिंता क्यों कर रहे हो? तो बोला करो ना, क्या नहीं लिख पाए। कहाँ पर हो आप बताओ तो। अंगारा लैंड पे हो तो सही तो चल रहा है। अंगारा लैंड से ये बनेंगे,
और गोंडवाना लैंड है जो, गोंडवाना लैंड है उससे क्या बनेगा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये जो हमारा इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है ना, पेनिनसुला प्रायद्वीपीय भारत, तो वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो पहले यहाँ पर था। ठीक है, ये इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो कभी यहाँ पर था। तो ये क्या, ये बात आप समझ पाए अभी जब मैंने आपको जो दो चार बातें लिखाई, क्या इसका मतलब समझ पाए कि इनका भाई अजम्पशन है, इनके कुछ अजम्पशन है। और अजम्पशन में इन्होंने क्या माना है, एजम्पशन में इन्होंने माना है वही, एक तो आपको ये समझना है, पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि कॉन्टिनेंट है जो वो किससे बना बना है, कॉन्टिनेंट है जो वो किससे बना है भाई, कॉन्टिनेंट बना है सियाल से, लो डेंसिटी है। सियाल मतलब कल पढ़ाया था मैंने, हल्का होता है, तो ये सियाल से बना है। ठीक है, सियाल से बना है। और अगर मैं ओशियन के बारे में बात करूं तो ओशियन सीमा से बना है। और क्योंकि क्योंकि सीमा भारी है, सीमा भारी है तो वो नीचे रहेगा, है ना, ये भारी है। और क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे रहेगा, नीचे रहेगा। और ये हल्का है, ये हल्का है तो ये ऊपर रहेगा, ये यहाँ पर ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई ये आप बता रहे हो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट हम तो हम पेंजिया को कह रहे हैं, और ये आप कह रहे हो कि सीमा है मतलब भारी है, और भारी मतलब ओशियन। तो यानी कि ओशियन नीचे है और कॉन्टिनेंट इसलिए ऊपर है। तो इनका मानना था कि इस पानी के ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट तैर रहे हैं। जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो किसके ऊपर तैर रहे हैं, इस भारी वाले सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। सियाल के बने हैं कॉन्टिनेंट, वो हल्के हैं तो ऊपर आ गए, सीमा नीचे। तो ये इनका एक assumption था कि पेंजिया इज फ्लोटिंग ओवर पेंथेल्सा। ठीक है, पेंथेल्सा सीमा है जो वो, सॉरी ये पेंजिया है जो हमारा, वो पेंथेल्सा के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, और फिर इन्होंने तीसरी बात जो यहाँ पर कही, इन्होंने कहा कि वही अंगारा लैंड से ये बन गए और गोंडवाना लैंड से ये तैयार हो गए। तो इतनी बातें इन्होंने इसमें बताई। तो देखो, यही बात है यहाँ पर, इसको समझिए। यही बात है कि पहले जो आपका एक पेंजिया था, उसको इस फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है ना, अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उसके बारे में यहाँ पर जो बताया गया है वो ये कि एक हुआ करता था ये कभी पूरा पेंजिया नाम का। और फिर ये देखो 22 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं ये। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 15 करोड़ साल पहले ये दो पार्ट में टूट गया, एक हुआ गारालैंड और एक हुआ गोंडवाना लैंड। गारालैंड को लॉरेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो भाग में टूटा। और फिर उसके बाद ये इधर और ये इधर मूव करना शुरू हुआ, मतलब ये वापस से और टूटा, ना टूटा पहले, और फिर उसके बाद यहाँ से इस जगह से ये फिर से टूट गया, दोबारा टूट करके उधर को मूव करने लगा। और फिर उसके बाद ये मोमेंट है जो ये आज से 10 करोड़ साल पुराना मोमेंट है। और 10 करोड़ साल के बाद फिर आज की जो हम अर्थ देखते हैं तो हमें इस तरीके की अर्थ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारी आज की अर्थ है। चारों डायग्राम का मतलब समझ में आया, पहले ऐसा था, 15 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ, 10 करोड़ साल पहले वो मूवमेंट हुआ, और फिर आज में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो वही कहानी जो मैंने आपको लिखाई ना, तो वही बात उसमें लिखी हुई है कि जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर वाज स्टडीइंग द क्लाइमेटोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड एंड he found that few things which should be at the poles are also present in other places. Example, the south in South Australia, he found the traces of tropical climate, and in the north of the North America, he found the traces of tropical climate. ठीक है, तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई वही चीजें लिखी है। इट मीन्स आइदर द ट्रॉपिक्स चेंजेस ईयरली, या तो ट्रॉपिक बदलते रहते हैं, या तो ऑल ऑल देयर प्लेसेस वर द सेम प्लेस इन द पास्ट, या तो सारी चीजें एक जगह पर हुआ करती थी। लेटर दे गेट सेपरेटेड, बाद में ये अलग अलग हो गई, बिकॉज ऑफ विच द फिजिकल कंडीशन आर स्टिल सेम। इसकी वजह से आज भी हमें उसकी फिजिकल कंडीशन वैसी दिखती है कि भाई वहां पर हमें ट्रॉपिकल चीजें मिल जा रही हैं और नीचे हमें टेम्परेट चीजें मिल जा रही हैं। ये इन्होंने बताया। फाइनली ही कंक्लूडेड दैट ऑल दीज कॉन्टिनेंट्स वर एट अ प्लेस एंड लेटर दे गॉट सेपरेटेड।
मतलब इन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि पूरा एक साथ था पहले और फिर बाद में ये सेपरेट हो गया, बट इट वाज अ मैटर ऑफ फन फॉर अदर जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। लेकिन दूसरे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के मजाक की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद इनकी जो थ्योरी थी वो वही थी कि 22 करोड़ साल पहले ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर एट द सेम प्लेस कॉल्ड द पेंजिया एंड द अदर एरियाज वर फिल्ड विद द वाटर कॉल्ड द पेंथेलासा। ठीक है, पेंथेलासा। और फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स was maximum at the poles and the minimum at equator, there was a continuous pull from the poles, and 15 crores year ago they got separated into two parts. That is, one is northern part called the Angara land and southern part called the Gondwana land. ठीक है, द वाटर बॉडी प्रेजेंट इन बिटवीन इज नोन एज टेथिस। ठीक है, टेथिस सागर उसको कहा गया। ये बात आप समझ पाए? तो इतनी बात समझने के बाद आप इसके कुछ एजम्पशंस भी आपको, सॉरी, एडवांटेजेस भी लिखने होंगे। तो इससे फायदा क्या है, तो आप लिखिए एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ वैगनर थ्योरी। क्या कुछ वैगनर के सिद्धांत के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं या एडवांटेजेस भी हैं? ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ